क्वेश्चन है 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो 24 वस्तुओं को बेच रहा है, यानी कि जो दुकानदार है वो 24 वस्तुओं को बेच रहा है और उसको लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो आपको ये पता है कि लाभ और हानि हमें कैसे पता लगती है? लाभ और हानि हमें ऐसे पता लगती है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जितना अंतर होता है ना, उससे हमें पता लगता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लेकिन लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। और हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो आपको पता है कि लाभ तो तभी होगा ना जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे ना, तो कितना क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। तो अब आपको ये पता है कि लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर हमें क्या प्राप्ति होगी? लाभ की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितनी वस्तुओं को बेचा जा रहा है? 24 वस्तुओं को बेचा जा रहा है। तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटाएंगे ना, तो फिर क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। तो अब प्रश्न के अनुसार तो कितनी वस्तुओं को बेचा गया है? 24 वस्तुओं को बेचा गया है। तो हमें लिखना होगा 24 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और 24 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में से हमें 24 वस्तुओं का ही क्रय मूल्य घटाना होगा। तो 24 गुणा यहाँ पर हम लिखेंगे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पर लाभ होगा, और लाभ किसके बराबर होगा? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर हमें लिखना होगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब हम आगे प्रश्न को कैसे हल करेंगे? आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 24 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, और आप देखिए कि जो दायां पक्ष है वहाँ पर भी सेलिंग प्राइस है, तो इसको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4 गुणा सेलिंग प्राइस, और बराबर में यहाँ पर जो ये कॉस्ट प्राइस है इसको हम बराबर में ले जाएंगे दाएं पक्ष में। तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 गुणा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 24 सेलिंग प्राइस में से 4 सेलिंग प्राइस यानी कि 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। लेकिन ये किसके बराबर है? ये तो बराबर है 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। इस तरह से आपको यहाँ पर हल करना है। तो आइए अब हम यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो आपको पता है कि 20 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर आया है? 24 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर आया है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, यानी कि अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर तो 24 है, लेकिन जो ये 20 है ना, यहाँ पर ये बट्टे में चला जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर ये 4 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6/5। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 6 यूनिट है। और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के सामने लिखा हुआ है 5 यूनिट। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्योंकि लाभ हो रहा है। प्रश्न में भी दिया हुआ है लाभ हो रहा है, और आप यहाँ पर अनुपात से भी देख सकते हो कि लाभ तो यहाँ पर हो ही रहा है। लेकिन कितना लाभ हो रहा है? जितना यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर होता है वही तो लाभ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रय मूल्य 5 यूनिट है और यहाँ पर विक्रय मूल्य 6 यूनिट है। तो यहाँ पर जो अंतर है ना वो कितने का है? 1 यूनिट का। तो यही तो लाभ है। लेकिन हमें तो आंसर किस में देना है? लाभ प्रतिशत में। तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हमें यहाँ पर लाभ लिखना होगा, बट्टे में हम लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 5 है ना, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई तो हमें 100 से करना होगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 20%। आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 20%, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 20 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे निकाला जाता है? लाभ को निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें। क्योंकि आपको पता है कि जब लाभ हो रहा है तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा ना वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। तो आपको ये समझ में आ गया है
है कि अगर हमें लाभ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर यहाँ पर जो भी राशि प्राप्त होती है वही क्या होती है, लाभ होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 20 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, तो 20 वस्तुओं का हम यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेंगे यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस माइनस क्या करना होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य भी तो 20 वस्तुओं का ही घटाएंगे हम यहाँ पर, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर लाभ दिया हुआ है कि लाभ कितना होता है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, क्योंकि 5 वस्तु है, और यहाँ पर क्रय मूल्य के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। इस तरह से हमें यहाँ पर ये इक्वेशन लिखना है और अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। तो किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस को एक पक्ष में लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर 20 गुणा सेलिंग प्राइस है, 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, फिर बराबर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए कि 5 गुणा कॉस्ट प्राइस तो है ही, यानी कि 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, फिर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 20 गुणा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहाँ पर इसको हम ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो यहाँ पर ये प्लस में चला जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अलग अलग पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम आगे कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 5 और ये 20 जुड़ के 25 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 20 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, यानी कि अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर 25 है और बट्टे में क्या है, 20। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो 5 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 के बराबर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ये सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य तो कितना आया है, 5 यूनिट आया है, और क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर कितना है, 4 यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर है, और आप ये भी देख सकते हो कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, और ज़्यादा होगा भी क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट का हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जितना भी अंतर होता है ना वो लाभ के बराबर होगा। लेकिन शर्त ये है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए तब लाभ होगा, लेकिन अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से तो तब वहाँ पर हानि होगी। लेकिन यहाँ पर तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। हमें आंसर देना है लाभ प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ आपको पता है कि 1 यूनिट है, और बटे में हम क्रय मूल्य रखेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 4 यूनिट है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई तो हमें 100 से करना ही होगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25%। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 25% होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और श्याम इस काम को 60 दिन में कर सकता है। यदि काम की शुरुआत राम से होती है और उसके बाद वह बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो राम है ना वो किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और शाम के लिए दिया हुआ है कि शाम उसी कार्य को करेगा ना, तो शाम को कितना समय लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर अब हमें प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना होगा। तो कुल कार्य हम किस तरह से माने, हमें इस तरीके से मानना होगा कि जिससे प्रश्न हमारा आसानी से हल हो जाए। तो यहाँ पर ये दिनों की संख्या है ना जिनमें कार्य को पूरा किया जा रहा है, यहाँ पर 40 है और 60 है। अगर इन्हीं संख्याओं का लैसे लिया जाए तो यहाँ पर 40 और 60 का लैसे क्या आएगा, 120 आएगा ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 120 यूनिट क्या है, कुल कार्य है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि टोटल वर्क हम यहाँ पर कितना मान रहे हैं, 120 यूनिट मान रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम आगे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, अब हम यहाँ पर निकालेंगे दक्षता। तो आपको ये भी पता होगा कि दक्षता को कैसे निकाला जाता है। दक्षता का अर्थ ये होता है कि जैसे कि हम राम की दक्षता निकालेंगे तो उससे हमें ये पता लगेगा कि राम जो है ना वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो अगर हमें ये पता लग जाएगा कि एक दिन में कितना कार्य कर सकता है तो उससे हमें ये पता लग जाएगी कि राम की दक्षता कितनी है।
तो यहाँ पर आपको पता है कि 120 यूनिट कुल कार्य है और इसी कार्य को करने में राम जो है ना वो 40 दिन का समय लगा देता है। तो हमें ये पता लगाना है कि राम की दक्षता कितनी है, तो हमें ये पता लगाना है कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। 120 यूनिट कुल कार्य है और इसी कार्य को पूरा करने में 40 दिन का समय ले रहा है, तो एक दिन में वह कितना कार्य करता होगा? एक दिन में वह 3 यूनिट कार्य करता होगा। तो यहाँ पर राम की दक्षता कितनी आ गई है? राम की दक्षता है 3 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है और 40 दिन में 120 यूनिट कार्य को पूरा कर देगा। शाम की दक्षता निकालेंगे तो हमें पता है कि भाई कुल कार्य कितना है, 120 यूनिट है और शाम को इसी कुल कार्य को करने में 60 दिन का समय लग रहा है। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि एक दिन में वह कितना कार्य करेगा। तो 120 यूनिट में हम 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर शाम की दक्षता कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर राम की दक्षता तो कितनी है? 3 यूनिट है और शाम की दक्षता कितनी है? 2 यूनिट है। यानी कि राम तो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 3 यूनिट कार्य कर सकता है और शाम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो अब हमें तो ये पता लगाना है कि अब वह जो काम करते हैं ना, उस काम की शुरुआत कौन करता है? राम करता है। लेकिन ये साथ में काम नहीं करते, जैसे कि एक दिन राम करेगा, फिर अगले दिन राम कार्य नहीं करेगा, अगले दिन शाम कार्य करेगा। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है कि काम की शुरुआत राम कर देता है, फिर उसके बाद वह बारी बारी से एक एक दिन काम करती है। जैसे कि पहले दिन राम ने कार्य किया है तो उसके अगले दिन फिर कौन काम करेगा? शाम करेगा। उस दिन राम कार्य नहीं करेगा। फिर उसके अगले दिन कौन कार्य करेगा? राम कार्य करेगा। फिर कौन करेगा? अगले दिन शाम कार्य करेगा। तो इस तरह से ये कार्य करेंगे और कार्य कितना करना है? कुल मिलाकर 120 यूनिट कार्य करना है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्योंकि कुल कार्य ही तो करना होगा ना इनको, और कितना करना है? 120 यूनिट कार्य करना है। अब आप ये देखिए कि ये कार्य जब करेंगे तो राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि पहले दिन राम ने कार्य किया है, तो हमें पता है कि राम तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो राम ने 3 यूनिट कार्य कर दिया, लेकिन अगले दिन तो राम काम पे आया ही नहीं। फिर अगले दिन किसने कार्य किया? शाम ने कार्य किया। और शाम ने कितना कार्य किया? 2 यूनिट कार्य किया। तो इस तरह से राम ने एक दिन कार्य किया, 3 यूनिट कर दिया। फिर शाम ने अगले दिन काम किया, 2 यूनिट कार्य कर दिया। फिर अगले दिन राम आएगा काम पे, तो राम कितना कार्य करेगा? राम की जितनी दक्षता है उतना ही कार्य करेगा। तो राम 3 यूनिट कार्य करेगा। फिर शाम अगले दिन आएगा तो वह 2 यूनिट कार्य करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये समझिए कि राम और श्याम मिलकर कार्य नहीं कर रहे, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि अगर 2 दिन में देखा जाए इनका काम, तो 2 दिन में इनका काम कितना है? 5 यूनिट काम है। बिल्कुल। आप देखिए कि पहले दिन 3 यूनिट काम किया है, दूसरे दिन 2 यूनिट काम किया है, तो कुल मिलाकर 2 दिन में तो इनसे कितना काम किया गया है? 5 यूनिट काम किया गया है। फिर अगले 2 दिन में देखिए कि कितना काम किया गया है इनसे। अगले 2 दिन में इनसे काम कितना किया गया है? 5 यूनिट ही किया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये 2 दिन में मिलाकर कितना कार्य कर सकते हैं। 2 दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं? 5 यूनिट कार्य कर सकते हैं दोनों। इतना आपको समझ में आ गया। आपको ये भी पता है ना कि कुल कार्य कितना है? कुल कार्य तो 120 यूनिट है। आपको पता है ये कैसे आया था? हमने 40 और 60 का लैसे लिया था, तो 40 और 60 का लैसे ही 120 होता है, तो उसी को हमने कुल कार्य मान लिया था। और अब हमें ये भी पता लग गया है कि ये कार्य को जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 5 यूनिट कार्य हो रहा है। कार्य इनको करना कितना है? 120 यूनिट कार्य करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 120 यूनिट। तो अब आप देखिए ये 5 यूनिट है और ये 120 यूनिट है, तो यहाँ पर हमें किसका गुणा करना होगा? 24 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर दिन में भी हम 24 का गुणा करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे? 48 दिन आ जाएंगे। तो अब आपको यही तो समझना है कि 48 दिन में वह 120 यूनिट कार्य को पूरा करेंगे, यानी कि जो कुल कार्य है उसको करने में कितना समय लगेगा? 48 दिन का समय लगेगा। और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।